नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धैर्य 777 पर। आज हम बात करेंगे साइंस मॉक टेस्ट की। जैसा कि आप लोगों ने पहला मॉक टेस्ट दिया होगा, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आज उसी से रिलेटेड हम साइंस के दूसरे मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? देखिए, हमारे यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है। पहला जो है वो स्टार फिश है। ए स्टार फिश, बी जेली फिश, सी डॉग फिश, डी समुद्री घोड़ा। स्टार फिश क्या होता है? स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ का एक प्राणी है जो केवल समुद्री जल में पाई जाती है। इसके शरीर का आकार जो होता है वो स्टार शेप होता है, ऐसे होता है। इसके शरीर का आकार स्टार शेप होता है, इसीलिए इसे स्टार फिश कहा जाता है। जेली फिश, बी जेली फिश, आरिलिया को जेली फिश कहते हैं। यह सीलन टेटा संघ का प्राणी है। सी डॉग फिश, डॉग फिश को स्कोलियोडोन कहते हैं। डॉग फिश को स्कोलियोडोन कहते हैं। डी समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा को हिप्पोकैम्पस कहते हैं। इसमें से पूछ रहा है ट्रू फिश, वास्तविक रूप से मछली कौन है? इसका आंसर होगा विकल्प डी समुद्री घोड़ा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है एक, ए प्रोटीन, बी स्टेरॉयड, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा प्रोटीन, ए इंसुलिन जो होता है एक प्रोटीन होता है। बी स्टेरॉयड क्या होता है? स्टेरॉयड एक बायोलॉजिकली एक्टिव कार्बन यौगिक है। स्टेरॉयड के लगातार सेवन से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, वजन बढ़ना, भूख में कमी, मानसिक समस्या, हड्डियों की समस्या जैसे ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद होना आदि की संभावना बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः आलू और चावल में पाए जाते हैं। वसा तैलीय पदार्थों जैसे ऑयली चीज में वसा पाई जाती है। इस प्रकार से इसका आंसर विकल्प ए इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ए कोबाल्ट 60, बी कार्बन 40, सी फास्फोरस 34, डी गोल्ड 199। कोबाल्ट 60 क्या होता है? कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सीय उपकरणों में किया जाता है। आइए बात करते हैं कार्बन 40 की। कार्बन 14 की, यह भी एक तरह से कार्बन का ही रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि न्याय प्रणाली में कार्बन काल विधि के माध्यम से तिथि निर्धारण होने पर इतिहास एवं वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। बात करते हैं विकल्प सी की, फास्फोरस। फास्फोरस का उपयोग उन रोगियों में आहार अनुपूरक के रूप में किया जाता है जिनके दैनिक आहार में इसकी कमी होती है। आहार में फास्फोरस की कम मात्रा आमतौर पर बीमारियों और रोगों के कारण होती है। डी गोल्ड 199, गोल्ड 199 भी एक गोल्ड का समस्थानिक है। इस हिसाब से पूछ रहा है कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर होगा इसका आंसर कोबाल्ट 60। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति को इसके नियंत्रण के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। नंबर 2, प्रारंभ में मधुमेह रोग में उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त किया जाता था। नंबर 3, वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवाणुओं द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए, मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति को इसके नियंत्रण के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। डायबिटीज़ के जो आदमी पीड़ित होता है उसको इंसुलिन लेना ही पड़ता है। ये सही है। प्रारंभ में जो मधुमेह रोग में उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर उनके अंगनाशय या पैनक्रियास से प्राप्त किया जाता था, एकदम सही है।
वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जीवाणुओं द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। ये भी एकदम सही है। इस हिसाब से इसका आंसर विकल्प डी, 1 और 2 और 3 तीनों सही होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? यहाँ पर देखिए हमारे टाइपिंग में गलती हो गई, ये एलास्टिड नहीं प्लास्टिड है। दूसरा वाला भी प्लाज्मिड है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। आइए हम बात करते हैं प्लास्टिड होता क्या है। प्लास्टिड प्लांट सेल के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल अंडाकार रचना है। इसमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ डीएनए, मतलब किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग और स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिरूप बना सके, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें राइबोसोम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इस हिसाब से जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है तो इसका आंसर होगा विकल्प बी, प्लाज्मिड। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। ए विटामिन ए की, बी विटामिन बी की, सी विटामिन सी की, डी विटामिन के की। जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। मैक्सिमम लोगों में हमारे देश में विटामिन ए की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने गोल्डन राइस डेवलप किया है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए विटामिन ए की कमी वाले लोगों को गोल्डन राइस लेने की सलाह दी जाती है। इस हिसाब से इसका आंसर विकल्प ए सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित हैं वह है एक, ए फफूंद, बी जीवाणु, सी नीलहरी शैवाल, डी विषाणु। आइए बात करते हैं फफूंद क्या होता है। यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें ना तो फूल होते हैं ना ही पत्ते होते हैं। यह पुरानी लकड़ी और खाद्य पदार्थ, दीवार आदि पर उग जाता है। बी जीवाणु यह एक सूक्ष्म जीव है जिसे विशेष उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है। नीलहरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी इसे कहते हैं इंग्लिश में, ब्लू ग्रीन एल्गी। यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करता है। विषाणु वायरस क्या हैं? यह अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है बीटी कपास के बारे में, तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा बी जीवाणु। ये जो जीवाणु होता है बैसिलस थ्रोनजेनेसिस होता है। आइए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार, बी कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार, सी फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया थेरेपी, डी सोडियम 24 रक्त प्रवाह का अनुरेखण। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें आयोडीन 123 का उपयोग मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए किया जाता है, ना कि मोतियाबिंद के उपचार में। इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा सुमेलित नहीं है विकल्प ए। बाकी कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया थेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त प्रवाह का अनुरेखण में किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्क्राइब भी नीचे कर दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेरोमोन के संबंध में क्या सत्य नहीं है। ए फेरोमोन एक जानवर द्वारा उत्पन्न रसायन है जो दूसरे जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। ये एक्टो हार्मोन है, इन्हें स्रावित करने वालों के शरीर के बाहर कार्य करते हैं। सी ये कीटनाशकों की तरह उपयोग होता है। डी ये हार्मोन के समान हैं। आइए हम जानते हैं फेरोमोन के बारे में। फेरोमोन क्या होता है?
फेरोमोन एक ऐसा रसायन है जो कीट द्वारा छोड़ा जाता है जिससे वे अन्य साथी के साथ संचार करते हैं। कीट इन रासायनिक संकेतकों को साथियों को आकर्षित करने के लिए भेजते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो फेरोमोन एक जानवर द्वारा उत्पन्न रसायन है जो दूसरे जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन कर देता है, ये सही है। ये एक्टो हार्मोन है, इन्हें स्रावित करने वाले के शरीर के बाहर कार्य करते हैं, ये भी सही है। ये कीटनाशकों की तरह प्रयोग होते हैं, ये भी सही है। इसमें पूछना सत्य नहीं है, तो विकल्प डी सत्य नहीं है, ये हार्मोन के समान नहीं होते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक प्रकार का रोग है जिसमें व्यक्ति की स्मरण क्षमता समाप्त हो जाती है। 2, इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में रक्त के जमने या थक्का जमने की क्षमता का ह्रास हो जाता है। 3, हीमोफीलिया को प्रभावित करने वाला जीन यक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं। यहाँ पर सही नहीं है पूछ रहा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। चलिए आप लोग बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे कि मामूली चोट लगने पर भी गंभीर रक्तस्राव हो जाता है, जिसमें मरीज का बचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर नहीं होती है। तो यहाँ पर एक प्रकार का रोग है जिसमें व्यक्ति की स्मरण क्षमता समाप्त हो जाती है। स्मरण क्षमता से हीमोफीलिया का कोई संबंध नहीं है, इसलिए विकल्प ए गलत है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में रक्त के थक्के जमने की क्षमता का ह्रास हो जाता है, एकदम सही है। हीमोफीलिया से प्रभावित करने वाला जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, ये भी सही है। इस हिसाब से इसका आंसर 2 और 3 विकल्प बी सही होगा। नहीं गलत है, यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, तो सही नहीं है, केवल एक सही होगा। डी भी गलत, सी भी गलत। देखिए हमसे भी माइन्यूट गलती हो गई। आप लोग एग्जाम हॉल में सोच सकते हैं सही है सही नहीं में कितना कन्फ्यूजन होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। ए रतौंधी, बी देखिए यहाँ पर रंजकहीनता नहीं है, ये रंगहीनता है, टाइपिंग में गलती हो गई है, रंगहीनता, इसे एल्बिनिज्म भी कहते हैं। रतौंधी, बी रंगहीनता, सी हीमोफीलिया, डी वर्णांधता। इसमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी, रंगहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता। तो रतौंधी में क्या होता है। रतौंधी एक आंखों की बीमारी है। इस रोग में रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त वह नज़दीक की चीज़ें भी ठीक से नहीं देख पाता है। एल्बिनिज्म, रंगहीनता, इसे एक्रोमिया भी कहा जाता है। मेलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव या दोष की वजह से त्वचा, बाल और आँखों में रंजक या रंग के संपूर्ण या आंशिक अभाव द्वारा चिन्हित किया जाने वाला एक जन्मजात विकार है। हीमोफीलिया जैसा कि यह एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे कि मामूली चोट में भी गंभीर रक्तस्राव होता है, जिससे रोगी का बचना मुश्किल हो जाता है। वर्णांधता, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस यह आँखों का एक रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आनुवांशिक रोग नहीं है, विकल्प ए रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 मैरेस्मस, दीर्घकालीन उपवास, बी क्वाशियोरकर, प्रोटीन अल्पता, सी टीबी, जीवाणु संक्रमण, डी हेपेटाइटिस बी, विषाणु संक्रमण, कूट। चलिए आप बताइए क्वेश्चन नंबर। विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 2 1 3 4, विकल्प सी 4 2 3 1, विकल्प डी 2 4 1 3। मिलाइए, मिलान करिए कौन सा सही है। मैरेस्मस जो होता है वो जो
लंबे समय तक आप उपवास करते हैं तो मरस्मस नामक रोग हो जाता है, दीर्घकालीन उपवास से होता है। क्वेश्योरकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन अल्पता से, ये भी एकदम सही है। टीबी भी जो है जीवाणु के संक्रमण से होता है। डी हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण से होता है। यहाँ पर चारों विकल्प एकदम सही हैं। इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा 1 2 3 4। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी आर्गन, डी नियान। चलिए आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो इसका आंसर होगा वो होगा नियान। विकल्प डी सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही सुमेलित युग्मों को पहचानें। 1 सीटी स्कैन, यक्स किरणें, दूर संचार, माइक्रोवेव तरंगे। 3 टीवी प्रसारण, रेडियो तरंगे। कूट। विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प डी सी 1 और 3, विकल्प डी उपरोक्त सभी। जो यहाँ पर इसका आंसर होगा सीटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता सीटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। दूर संचार में माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग होता है। टीवी प्रसारण में भी रेडियो तरंगे होती हैं। इस हिसाब से तीनों विकल्प मैच है। तीनों विकल्प किसमें मैच हैं? उपरोक्त सभी। विकल्प डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? ए जर्मन सिल्वर, बी कांसा, सी गन मेटल, डी पीतल। जो आइए बात करते हैं जर्मन सिल्वर के बारे में। यह भी एक तांबे का मिश्र धातु है जिसमें निकल और प्रायः जस्ता मिला होता है, इसलिए जर्मन सिल्वर इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यह चांदी जैसा दिखता है, किंतु इसमें चांदी होता नहीं है। ये जर्मन सिल्वर इसका नाम जरूर है लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। कांसा, यह तांबे और रागे की मिश्र धातु है। गन मेटल, यह तांबा, टिन, सीसा, जस्ता और लोहा का मिश्रण होता है। इससे बटन, बिल्ले, थालियां आदि बनाई जाती हैं। पीतल, यह भी एक प्रमुख मिश्र धातु है। यह तांबा एवं जिंक धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। इसमें से पूछ रहा है किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। तांबे की मात्रा कांसे में सबसे अधिकतम होती है क्योंकि यहाँ पर तांबे और रागे की मिश्र धातु होती है। आइए बात करते हैं इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है या इवापोरेशन। ए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से, बी आर्द्रता में वृद्धि होने से, सी पवन चाल में कमी होने से, डी तापमान में कमी होने से। इवापोरेशन होता क्या है? इवापोरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से, आर्द्रता में वृद्धि होने से, पवन चाल में कमी होने से, तापमान में कमी होने से। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। वाष्पीकरण आर्द्रता में तो होगा नहीं, पवन चाल में कमी होने से भी नहीं होगा, तापमान में कमी होने से भी नहीं होगा। जो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से। विकल्प एक सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ए शीत निष्क्रियता, बी उत्खनन, सी क्लोरोनीकरण, डी अनाइट्रीकरण, डिनाइट्रिफिकेशन। तो जो जल को हम लोग शुद्ध करते हैं वो क्लोरीन के माध्यम से शुद्ध करते हैं, तो इसे ही क्लोरोनीकरण कहा जाता है, इसलिए इसका विकल्प सी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखिए यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है, ये प्लास्टर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, डी सोडियम। चलिए आप लोग बताइए कि इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कैल्शियम का उत्पाद है। विकल्प सी सही है। आइए हम जानते हैं थोड़ा सा मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और इसके द्वारा हड्डियों को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं। इसके अलावा यह चिंता और अनिद्रा की समस्या को भी दूर करता है और अच्छी नींद प्रदान करता है। तो आप लोग मैग्नीशियम का मेन फंक्शन जान गए क्या होता है। एल्युमिनियम, यह भी एल्युमिनियम धातु विद्युत या ऊष्मा का चालक तथा काफ़ी हल्की होती है। इसके कारण
इसका उपयोग हवाई जहाज़ के पुर्जों को बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम बहुत ही हल्की धातु होती है। कैल्शियम कैल्शियम कई स्थानों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने के साथ ही मांसपेशियों के सुचारू रूप से कार्य करने से लेकर रक्त जमने तक में कैल्शियम की बड़ी भूमिका होती है। सोडियम, यह सबसे अधिक नमक में पाया जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सोडियम इंसान के शरीर में पानी का सही स्तर बनाने से लेकर ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्व सभी अंगों तक पहुंचाने में मददगार होता है। यही नहीं, सोडियम हमारी तंत्रिकाओं में बिजली सी फुर्ती भी डालता है। सोडियम की कमी से आदमी का लो बीपी का शिकार हो जाता है। सोडियम की अधिकता से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है, तो यह है कैल्शियम का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समुद्र में जल का घनत्व बढ़ना एक सूचक है। ए लवणता में कमी का, बी लवणता में वृद्धि का, सी गहराई में वृद्धि का, डी इनमें से कोई नहीं। जो जल का घनत्व समुद्र में बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है? जब लवणता में वृद्धि होती है तभी समुद्र का जल घनत्व बढ़ता है, इसलिए विकल्प बी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़्यादा समय तक व्यायाम करने वाले लोगों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? ए लैक्टिक अम्ल, बी एथेनॉल, सी पायरुविक अम्ल, डी ग्लूकोज। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आदमी ज़्यादा देर तक कसरत करता है या जिम में पसीना बहाता है, उससे लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिससे उसको थकान फील होती है। एथेनॉल क्या है? मादक द्रव्यों में पाया जाने वाला एक प्रकार का एल्कोहल जो ईंधन और विलायक का काम करता है। पायरुविक एसिड का उपयोग कोशिकाओं की ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। यह ग्लूकोज मार्ग जब ग्लूकोज मार्ग उपलब्ध नहीं होता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। हाँ दोस्तों, याद रखना, ग्लूकोज का एक कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ए मोल, बी कैंडेला, सी केल्विन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा कैंडेला। केल्विन जो होता है वो ताप का मात्रक होता है, मोल एक एसआई मात्रक है। इस हिसाब से इसका आंसर बी कैंडेला सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। कथन ए, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं। कारण, जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आइए हम बात करते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं, ये एकदम सही है, कथन एकदम सही है। अब ये पूछ रहा है कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नहीं, पृष्ठ तनाव बढ़ता नहीं है, ये एकदम गलत है। इस हिसाब से इसका आंसर विकल्प सी सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। ए NaOH, बी Na2CO3, सी NaHCO3, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। इसमें पूछा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र कौन सा है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है। इस हिसाब से विकल्प इसका बी सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न पर विचार करें। ए इथेफॉन, 2 कैल्शियम कार्बाइड, 3 एथिलीन, 4 एट्राजिन उपयुक्त में से कौन सा फलों को पकाने में सहायता प्रदान करते हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी केवल 4। जो फलों को पकाने में इथेफॉन का भी उपयोग होता है, कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग होता है, एथिलीन का भी उपयोग होता है, एट्राजिन का कोई रोल नहीं होता फलों के उपयोग में, फलों को पकाने में।
इस हिसाब से इसका आंसर 1, 2 और 3 सही होगा। विकल्प सी सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? यहाँ पूछ रहा है असत्य असत्य। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। ए, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। 2, मेढक एक कोल्ड ब्लड जंतु है। केवल 1, केवल 2, सी केवल 1, 2 और 3, डी ना तो 1 ना तो 2। देखिए माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव ही एकदम सही है, लेकिन जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है ये गलत है। मेढक एक कोल्ड ब्लडेड जंतु है ये भी गलत है। जो वो जानवर कोल्ड ब्लडेड जंतु क्या होता है? वे जानवर जो अपने शरीर में आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उन्हें कोल्ड ब्लडेड जानवरों के रूप में जाना जाता है, जैसे स्नेक। इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा विकल्प डी सही होगा, ना तो 1 ना तो 2। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन असत्य है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। लार में एमाइलेज एवं लाइसोजाइम नामक 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कारण, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, जबकि लाइसोजाइम शोधन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए लार में एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक 2 एंजाइम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कथन एकदम सही है। एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, जबकि लाइसोजाइम शोधन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। सही बात, सही है। लाइसोजाइम जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। कारण भी सही है। इसका विकल्प होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प ए सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 2, रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। 3, रक्त फैक्टर RH फैक्टर सर्वप्रथम अफ्रीका के एक मानव समूह में खोजा गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य हैं? ए, केवल 1 तथा 2, बी, केवल 2, सी, 2 तथा 3, डी, 1, 2 और 3। चलिए आइए हम बात करते हैं, आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। देखिए रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, बिल्कुल सही है। रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, एकदम सही है। RH फैक्टर सर्वप्रथम अफ्रीका के एक मानव समूह में खोजा गया था, एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि RH फैक्टर जो है रीसस मंकी में खोजा गया था। रीसस मंकी एक बंदर था रीसस जिसका नाम था, उसमें ये RH फैक्टर खोजा गया था, ना कि मानव समूह में। इस हिसाब से इसका कौन सा आंसर सही होगा? 1 और 2। विकल्प ए सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर, देखिए यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है, ये होगा आर्टीथर। नाम की औषधि प्राप्त होती है। ए, बीजीय पादप से, बी, कवक से, सी, जीवाणु से, डी, कई मांस से। जो ये आर्टीथर प्राप्त होता है वो बीजीय पादप से प्राप्त होता है, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। ए, द्विलिंगी या उभयलिंगी, बी, एक लिंगाश्रयी, सी, उभयलिंगाश्रयी, डी, एक संगमनी। जो इसका आंसर होगा वो द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाता है, जो नर और स्त्री पुरुष दोनों को जन्म देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भ्रूण अनुपस्थित होता है, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो वो अनुपस्थित होता है। ए, शैवालों में, बी, ब्रायोफाइट्स में, सी, टेरिडोफाइट्स में, डी, अनावृत बीजों में।
जो भ्रूण अनुपस्थित होता है वो होता है शैवालों में। विकल्प ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेब के फल में लाली का कारण है ए एंथोसाइनिन, बी लाइकोपिन, सी कैरोटीन, डी जैंथोफिल। देखिए सेब के फल का जो लालिमा का कारण होता है वो होता है एंथोसाइनिन। विकल्प ए सही है। लाइकोपिन जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। जो जैंथोफिल होता है ये भी ऑक्सीजन युक्त कैरोनोइड पिगमेंट का एक वर्ग है जो फूलों, फलों, सब्जियों, जर्दी और पंख, गोले, नीले, पीले, लाल रंग के कई रंगों के लिए जिम्मेदार है। इस हिसाब से यहाँ पर पूछ रहा है सेब के फल में लाली का कारण है वो होता है एंथोसाइनिन। यहाँ भी टाइपिंग में गलती हुई, एंथोसाइनिन लिखें, जो एंथो होता है एंथोसाइनिन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है ए कैफीन की, बी निकोटीन की, सी टैनिन की, डी रेनिन की। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन होता क्या है? यह एक कड़वी सफ़ेद एल्कलॉइड है जो एक उत्तेजक औषधि है। निकोटीन यह एक रासायनिक यौगिक है, यह भी उद्दीपक औषधि है, यह तंबाकू में पाया जाता है। टैनिन वनस्पतियों से प्राप्त उन पदार्थों को टैनिन कहते हैं जो चमड़ों को पकाने में प्रयुक्त होता है। रेनिन, ये देखिए यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई, ये है रेनिन ना कि रेनिन। रेनिन यह भी एक प्रकार का एंजाइम है जो अमाशय में उपस्थित एक ग्रंथ से स्रावित होता है। दूध के पाचन के लिए शरीर में रेनिन नाम के एंजाइम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है ए कैफीन की। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? जेरेंटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, बी एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी बीजों का अध्ययन, डी वर्ग की पादप वर्गीकरण का अध्ययन। देखिए इसमें से पूछ रहा है कौन सा बेमेल है, कौन सा सुमेलित नहीं है। जेरोंटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, सही है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में बीजों का अध्ययन नहीं बल्कि वृक्ष की आयु का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये गलत है। वर्ग की पादप वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, इस हिसाब से इसका आंसर सी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मरस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि ए भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है, बी जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, सी भूमि में पानी नहीं होता अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती हैं जिससे वह लंबी हो जाती हैं, डी जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। मरुस्थलीय पौधों जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, मरुस्थलीय पौधों को डिजर्ट प्लांट कहते हैं इंग्लिश में। जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जड़ें लंबी हो जाती हैं, पानी की तलाश में इनकी जड़ें जो है लंबी हो जाती हैं, इसलिए इसका विकल्प बी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? ए टीनिया सोलियम, बी फैसियोला, यहाँ पर भी देखिए टाइपिंग में गलती हुई है, सी ये पुचरेरिया नहीं बुचरेरिया है, बुचरेरिया या गोल कृषि नहीं है, गोल कृमि है। ये डी एस्कैरिस है। फाइलेरिया क्या होता है? देखिए कभी कभी किसी स्त्री या पुरुष के पांव जो है हाथी की तरह फूलकर हो जाते हैं, काफ़ी उसमें स्वेलिंग आ जाती है, डॉक्टर बोलते हैं आपको फाइलेरिया हो गया है। यह किसके कारण होता है? यह बुचरेरिया या गोल क्रीम के कारण होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पादप विहीन उभयचर किसे कहते हैं, कौन से होते हैं? इक्थियोफिस, बी हाइला, सी एम्बिस्टोमा, डी नेक्टियूरस। जो इसका आंसर होगा वो होगा इक्थियोफिस। इसका जो आंसर होगा वो होगा इक्थियोफिस, विकल्प ए सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से किसमें, देखिए यहाँ पर भी टाइपिंग में गलती हुई है, निषेचन नहीं है निषेचन है, फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं।
निषेचन या फर्टिलाइजेशन। द्वारा और निषेचन के बिना भी रिप्रोडक्शन या जनन होता है। ए हाइड्रा में, बी मधुमक्खी में, सी रेशम कीट में, डी केचुआ में। तो जो निषेचन के द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जो जनन होता है वो होता है मधुमक्खी में, हनी बी में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को आसानी से उपलब्ध हो सके यह वीडियो। थैंक यू सो मच।